जरा कल्पना कीजिए 19 मई 2026 की तारीख और जगह है कानपुर के पुलिस कमिश्नर का दफ्तर। हाँ। एक पुलिस का जवान अंदर घुसता है और वो बहुत बुरी तरह रो रहा है। उसके हाथ में एक आइस बॉक्स है और उस बॉक्स के अंदर उसकी 56 साल की माँ का कटा हुआ दाहिने हाथ है। बाप रे, ये तो बिल्कुल, मतलब ये किसी सस्पेंस या थ्रिलर फिल्म का सबसे खौफनाक सीन लग सकता है, लेकिन ये कोई कहानी नहीं है। हाँ, ये बिल्कुल सच है। आज की इस गहन चर्चा में, जिसे हम अपना डीप डाइव कहते हैं, हम इसी दिल दहला देने वाली घटना की तह तक जाने वाले हैं। हमारे पास कुछ न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं और भारत के मेडिकल नेग्लिजेंस यानी चिकित्सीय लापरवाही से जुड़े जटिल कानूनी दस्तावेज भी हैं। जी, और इस चर्चा का जो मिशन है वो ये समझना है कि जब किसी मरीज के साथ कुछ इतना भयंकर गलत हो जाता है तो एक इंसान का दुख और हमारे देश का कानूनी ढांचा वो आपस में कैसे टकराते हैं। सही कहा। मतलब ये सिर्फ एक घटना की कहानी नहीं है, ये उस पूरे सिस्टम की पड़ताल है जो हम सभी के स्वास्थ्य और हमारे अधिकारों को तय करता है। बिल्कुल। और देखिए, इस घटना की गंभीरता को समझने के लिए ना हमें उस दर्द को समझना होगा जो इस पूरे विवाद के बीच में है। एक तरफ वो पेशा है जिसे भगवान का दर्जा मिला है यानी डॉक्टर्स, और दूसरी तरफ वो बल है जो देश की रक्षा करता है, आईटीबीपी। जब ये दोनों पुलिस स्टेशन के सामने ऐसे खड़े हो जाए तो इसका सीधा मतलब है कि सिस्टम की कोई बहुत बड़ी कड़ी टूट चुकी है। हाँ, और इस कड़ी के टूटने की शुरुआत होती है 13 मई से। असल में विकास सिंह, जो आईटीबीपी की 32वीं बटालियन में है महाराजपुर में, वो अपनी मां निर्मला देवी को सांस की दिक्कत होने पर अस्पताल ले जा रहे थे। जी। रास्ते में भयंकर ट्रैफिक जाम था। तो विकास के पास ज्यादा विकल्प नहीं थे। उन्होंने अपनी मां को टाटमिन चौराहा के पास कृष्णा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया, जो कि उस समय की स्थिति में कोई भी करता है ना। बिल्कुल। लेकिन आरोप यह है कि वहां एक गलत इंजेक्शन लगा दिया गया और उस इंजेक्शन के बाद उनका दाहिना हाथ काला पड़ने लगा। हाथ का काला पड़ना मतलब नेक्रोसिस, जहां टिश्यू मरने लगते हैं। और भयंकर इन्फेक्शन फैलने लगता है। हाँ, और हालत इतनी तेजी से बिगड़ी कि 14 मई को उन्हें बिठूर रोड के पारस हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। वहां डॉक्टरों ने कह दिया कि जान बचाने का बस एक ही रास्ता है, और 17 मई को उस मां का वो हाथ काटना पड़ा। देखिए, यहाँ समझने वाली बात यह है कि मेडिकल साइंस में इस तरह के इन्फेक्शंस बहुत बहुत तेजी से फैलते हैं। शरीर का कोई हिस्सा जब ऐसे डेड होने लगता है ना, तो वो पूरे ब्लड स्ट्रीम में जहर घोल सकता है, जिसको सेप्सिस कहते हैं शायद। हाँ बिल्कुल, सेप्सिस। तो जान बचाने के लिए एम्प्यूटेशन यानी अंग काटना अक्सर सबसे आखिरी और दर्दनाक विकल्प बचता है। लेकिन जरा सोचिए, एक बेटे के लिए जो देश की सेवा कर रहा है, अपनी माँ को बस एक इंजेक्शन की वजह से इस हाल में देखना, ये बहुत बड़ा मानसिक आघात है। और यही आघात एक भयंकर गुस्से में बदल गया। मतलब विकास सिंह ने रेल बाजार पुलिस स्टेशन के चक्कर काटे, एसीपी ऑफिस गए। ये एक प्रेशर कुकर की तरह था। बिल्कुल, प्रेशर बढ़ता जा रहा था। हाँ, और जब पुलिस ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो वो कुकर फट गया। 23 मई की सुबह, शनिवार के दिन, 15 गाड़ियों में, जिनमें ट्रक और जीप भी थे, करीब 40 से 60 हथियारबंद आईटीबीपी के जवान कानपुर पुलिस कमिश्नरेट पहुंच गए। जो कि बहुत ही अभूतपूर्व स्थिति थी। लेकिन मेरा सवाल यह है कि पुलिस तुरंत एफआईआर दर्ज करने में हिचकिचा क्यों रही थी? मतलब सामने कटा हुआ हाथ है, इससे बड़ा सबूत क्या होगा? पुलिस के हाथ क्यों बंधे थे? देखिए, ये कोई पुलिस की अपनी मर्जी या लापरवाही नहीं थी। ये भारत के जो बहुत कड़े कानूनी प्रोटोकॉल है ना, उनका नतीजा था। अच्छा। हाँ, मतलब पुलिस चाहकर भी सीधे तौर पर किसी डॉक्टर के खिलाफ मेडिकल नेग्लिजेंस की एफआईआर दर्ज नहीं कर सकती, जब तक कि उनके पास किसी स्वतंत्र मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट ना हो। ओहो, तो मतलब उन्हें पहले किसी डॉक्टर से ही लिखवाना पड़ता है? जी बिल्कुल। इसीलिए कानपुर के जो पुलिस कमिश्नर हैं, रघुबीर लाल, उन्होंने प्रोटोकॉल के हिसाब से मामला चीफ मेडिकल ऑफिसर यानी सीएमओ हरिदत्त नेमी को सौंप दिया। लेकिन पेच तब फंसा जब सीएमओ ऑफिस से पहली रिपोर्ट आई। वो रिपोर्ट किसी पक्के सबूत पर नहीं बल्कि संभावनाओं यानी प्रोबेबिलिटीज पर आधारित थी। रुको एक सेकंड। एक माँ का हाथ कट गया और आधिकारिक रिपोर्ट बस ये कह रही है कि शायद कुछ गलतियां हुई होंगी, मतलब कोई स्पष्ट जिम्मेदारी नहीं। बिल्कुल, और ठीक यही बात उन आईटीबीपी के जवानों के गुस्से का कारण बनी। चिकित्सा विज्ञान ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता, लेकिन पुलिस को तो स्पष्ट रिपोर्ट चाहिए ना। हाँ, वो तो है।
उस रिपोर्ट में ये साफ नहीं था कि गलती कृष्णा हॉस्पिटल की थी या किसी और वजह से इन्फेक्शन हुआ। इसी वजह से आईटीबीपी को लगा कि पुलिस मामले को रफा दफा कर रही है। हालांकि अफवाहें बहुत उड़ी। हाँ, घेराव या कब्जे की बहुत बातें हुई 23 मई को, लेकिन पुलिस कमिश्नर और आईटीबीपी के कमांडेंट गौरव प्रसाद दोनों ने इसे बहुत अच्छे से संभाला। कमांडेंट ने साफ किया कि ये कोई घेराव नहीं था, जवान बाहर थे और अधिकारी अंदर शांतिपूर्ण बैठक कर रहे थे। लेकिन देखिए, जब इतनी बड़ी घटना होती है जहां पैरामिलिट्री और राज्य की पुलिस आमने सामने हो, तो वहां राजनीति का आना तो तय है। वो तो हमेशा होता है। बिल्कुल। और यहां हम साफ कर दें कि हम किसी राजनीतिक पार्टी का समर्थन या विरोध नहीं कर रहे हैं। हम बस स्रोतों में दी गई जानकारी बता रहे हैं। जी बिल्कुल, निष्पक्ष रूप से। हाँ। तो समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर कहा कि डबल इंजन सरकार और यूपी पुलिस से आईटीबीपी का भी भरोसा उठ गया है, और दूसरी तरफ यूपी कांग्रेस ने इसे सरकार के क्राइम फ्री दावों की पोल खुलना बताया। मतलब मुद्दा राजनीतिक हो गया। वही तो मेरा सवाल है कि जब इतनी बयानबाजी होती है तो क्या मूल मुद्दा, जो उस मां का हाथ कटने का दुख है, वो पीछे नहीं छूट जाता? देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि राजनीति में मूल मुद्दा दब जाता है, लेकिन इस केस में एक दिलचस्प चीज हुई। इस भारी दबाव का एक बहुत ही तेज और ठोस नतीजा निकला। वो कैसे? पुलिस कमिश्नर ने उस पहली कमजोर रिपोर्ट को किनारे कर दिया और तुरंत एक नई जॉइंट इन्वेस्टिगेशन कमेटी यानी संयुक्त जांच समिति बना दी। और इसमें सिर्फ डॉक्टर नहीं है। तो और कौन है इसमें? इसमें पुलिस अधिकारी भी हैं, जैसे एडिशनल सीपी विपिन ताड़ा और ट्रेनी आईपीएस सुमेध मिलिंद जाधव। साथ ही आईटीबीपी के अपने मेडिकल ऑफिसर और सीएमओ के डॉक्टर भी हैं। अच्छा, तो मतलब अब दोनों पक्षों के लोग जांच करेंगे। जी। और इसका लक्ष्य सिर्फ संभावना खोजना नहीं है, बल्कि दोष या कल्पेबिलिटी तय करना है। लेकिन इस विकास सिंह वाले मामले ने ना हमें एक बहुत बड़े कानूनी जाल की तरफ धकेल दिया है, जिसे मेडिकल नेग्लिजेंस का कानून कहते हैं। बिल्कुल, और ये बहुत पेचीदा है। पेचीदा है और जानना भी जरूरी है, क्योंकि डॉक्टर पर लापरवाही साबित करना इतना मुश्किल क्यों होता है। स्रोतों में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और लॉ ऑफ टॉर्ट्स की बात की गई है, और एक नाम बार बार आ रहा है, बोलन टेस्ट। जी, बोलम टेस्ट ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इसे समझने के लिए एक एनालॉजी देता हूं। क्या ये बोलम टेस्ट एक ड्राइविंग टेस्ट की तरह है? मतलब जैसे आपको सड़क पर गाड़ी चलाने के लिए कोई फॉर्मूला 1 रेसर होने की जरूरत नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं। बस आपको एक सुरक्षित ड्राइवर होना चाहिए, जो लाल बत्ती पर रुके, नियम माने। हाँ। तो क्या मेडिकल कानून भी डॉक्टरों को ऐसे ही देखता है? अरे वाह, ये एनालॉजी एकदम सटीक है। सुप्रीम कोर्ट भी यही कहता है कि किसी डॉक्टर से दुनिया के सबसे ऊंचे कौशल की उम्मीद नहीं की जाती। अच्छा। हाँ, बस एक सामान्य और उचित स्तर यानी रीजनेबल डिग्री ऑफ कॉम्पिटेंस चाहिए। अगर डॉक्टर ने वो तरीका अपनाया है जो उस समय के बाकी समझदार डॉक्टर भी अपनाते, तो उसे कानूनी रूप से लापरवाह नहीं माना जा सकता। लेकिन अगर वो तरीका अपनाने के बाद भी कुछ गड़बड़ हो जाए, जैसे ये हाथ काटना पड़ा? यही तो बोलम टेस्ट है। अगर तरीका सही था, प्रक्रिया सही थी, लेकिन फिर भी कोई अनपेक्षित जटिलता आ गई, जो कि मेडिकल साइंस में संभव है, तो डॉक्टर को सजा नहीं मिल सकती। ये तो डॉक्टरों के लिए बहुत बड़ा बचाव है। लेकिन साबित कैसे होगा कि तरीका सही था या नहीं? और यहीं पर सबसे बड़ा हथियार आता है, जिसे क्लिनिकल डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं। मतलब कागजी कार्रवाई। जी, मेडिकल कानून की दुनिया में एक बहुत कड़ा नियम है। अगर कोई चीज फाइल में लिखी नहीं गई है, तो अदालत मानती है कि वो कभी हुई ही नहीं। अरे बाप रे! मतलब अगर डॉक्टर ने जान भी बचा ली लेकिन लिखा नहीं, तो वो फंस सकता है। बिल्कुल। और साथ ही इन्फॉर्म्ड कंसेंट यानी मरीज की लिखित सहमति भी बहुत जरूरी है। कानपुर वाले मामले में भी जांच समिति सबसे पहले कृष्णा हॉस्पिटल की फाइलें ही देखेगी। वो देखेंगे कौन सा इंजेक्शन दिया, कितने बजे दिया, और क्या वो फाइल में दर्ज है ना? हाँ, और जब हाथ काला पड़ने लगा तो क्या कदम उठाए गए। अगर सब कुछ सही से डॉक्यूमेंटेड है, तो हॉस्पिटल को लापरवाह साबित करना लोहे के चने चबाने जैसा होगा। लेकिन अगर पन्ने फटे हुए या ओवर राइटिंग मिली, तो फिर कोई नहीं बचा सकता। बिल्कुल सही। लेकिन मैं इस पे थोड़ा पुशबैक देना चाहूंगा। जी बताइए। मतलब ये तो सिविल कानून और मुआवजे की बात हो गई, लेकिन अगर किसी की गलती से मेरा हाथ कट जाए, तो वो तो क्रिमिनल मामला है ना? आम आदमी किसी का हाथ तोड़ दे तो पुलिस तुरंत गिरफ्तार कर लेती है। हाँ, बिल्कुल करती है। तो डॉक्टरों को ये सुरक्षा कवच क्यों मिला हुआ है? ये सवाल बहुत लाजमी है, लेकिन इसके पीछे का कारण समझने के लिए हमें सिविल नेग्लिजेंस और क्रिमिनल नेग्लिजेंस का अंतर समझना होगा।
क्रिमिनल लॉ यानी आईपीसी की धारा 304A में लापरवाही का स्तर बहुत ऊंचा होना चाहिए। मतलब कितना ऊंचा? इसे ग्रॉस नेग्लिजेंस कहते हैं। मतलब कोई ऐसी भयंकर भूल जो कोई भी आम डॉक्टर सपने में भी न करे। अच्छा, कोई उदाहरण? जैसे किसी मरीज के बाईं पैर का ऑपरेशन होना था और डॉक्टर ने दायां पैर काट दिया या पेट में कैंची छोड़ दी। बाप रे, वो तो सच में घोर लापरवाही है। जी, लेकिन अगर इन्फेक्शन फैल गया, जो कि किसी भी अस्पताल में हो सकता है, तो उसे सीधे अपराध साबित करना बहुत मुश्किल है। तो क्या उन्हें क्रिमिनल लॉ से पूरी छूट है? छूट नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जैकब मैथ्यू केस के दिशा निर्देश हैं। सोचिए, अगर हर जटिल सर्जरी के बाद डॉक्टर को पुलिस या जेल का डर सताने लगे तो क्या होगा? तो वो डर के मारे गंभीर मरीजों का इलाज ही नहीं करेंगे, हाथ कांपेंगे उनके। बिल्कुल, इसे ही डिफेंसिव मेडिसिन कहते हैं। डॉक्टर मरीज को ठीक करने से ज्यादा अपने कागज और कानूनी बचाव के बारे में सोचने लगेगा। वो गैर जरूरी टेस्ट लिखेगा या मरीज को रेफर कर देगा। सही कहा। और इसी से बचने के लिए कानून कहता है कि पुलिस बिना किसी स्वतंत्र सरकारी डॉक्टर की रिपोर्ट के किसी डॉक्टर पर एफआईआर या गिरफ्तारी नहीं कर सकती। ओहो, तो इसीलिए कानपुर पुलिस तुरंत एक्शन नहीं ले पाई थी? जी, वो ललिता कुमारी और जैकब मैथ्यू केस के नियमों से बंधे थे। उन्हें सीएमओ की रिपोर्ट का इंतजार करना ही था। तो मतलब ये बहुत ही नाजुक संतुलन है। एक तरफ वो जवान है जिसका दुख पूरी तरह जायज है, और दूसरी तरफ वो कानूनी ढांचा जो डॉक्टरों को निडर होकर काम करने देता है। बिल्कुल, और जब ये भावनाएं और ठंडी कानूनी मशीनरी टकराती हैं, तो कानपुर जैसी विस्फोटक स्थिति बनती है। सही बात है। और इस चर्चा ने सच में ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हम सभी कभी ना कभी मरीज बनते हैं, तो हमें अपने अधिकारों और इस सिस्टम की मजबूरियों दोनों का पता होना चाहिए। जी बिल्कुल। तो इस गहन विश्लेषण को समेटते हुए मैं एक विचार सामने रखना चाहूंगा। आज हमने देखा कि मेडिकल मामलों में सबसे बड़ी ढाल परफेक्ट डॉक्यूमेंटेशन है। जी। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या हम एक ऐसे भविष्य की तरफ जा रहे हैं जहां डॉक्टर जेल के डर से मरीज का इलाज करने से ज्यादा अपने मेडिकल चार्ट और दस्तावेजों का इलाज करने लगेंगे? ये तो बहुत ही डरावना विचार है ना? क्या कानूनी सुरक्षा की ये होड़ चिकित्सा में जो एक मानवीय संवेदना होती है, जो सहानुभूति होती है, उसे पूरी तरह खत्म कर देगी? शायद हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसी विचार के साथ हम अपनी आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस बारे में सोचिएगा जरूर।